गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद वी गर्ग। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इंटीग्रल की। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इन द सेंस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। मतलब देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है प्रॉपर्टी में कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। यानी कि जैसे यहाँ क्या है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया डिफरेंशिएशन, और यहाँ डी एक्स, इसका मतलब क्या है इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन कर दिया तुमने पहले एफ एक्स का, उसके बाद तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो वही फंक्शन आ जाना है एफ एक्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कि जैसे यहाँ कोई फंक्शन है एफ एक्स, तुमने उसका यहाँ डिफरेंशिएशन किया पहले, तो क्या आ गया डी बाई डी एक्स एफ एक्स, फिर उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहाँ पर डी एक्स लिखने का मतलब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो वही फंक्शन आ जाता है एफ एक्स। एक तरह से आप समझ सकते हो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल हो गए। डी एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया, डी एफ एक्स क्या हो गया एफ एक्स। ठीक है, समझ सकते हो आप, ऐसे हकीकत में कैंसिल होते नहीं है ये। ठीक है, देखो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स का एक बार हमने डिफरेंशिएट किया है तो एफ डैश एक्स। मैंने आपको बताया था एक बार को यहाँ पर एक डैश से लिखते हैं, यदि हम एन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कि देखो मैंने आपको बताया था पहले कि डी बाई डी एन डी एक्स है, मतलब इसको यहाँ पर आप एक्स के सापेक्ष एफ एक्स को कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, एन टाइम्स, एक्स की पावर एन है ना, यहाँ भी डी एन है। ठीक है, यानी कि एफ एक्स को आप एक्स टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, एन एफ ब्रैकेट में एन और एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स को आपने एन टाइम्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ये चीज़। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स को आपने यहाँ लिख दिया एफ डैश एक्स। ठीक है, डी एक्स, और ये चीज़ सेम एफ एक्स प्लस सी। सी हमने आपको बताया था कि आर्बिट्रेरी कोई भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसका सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सी कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ठीक है, सो यहाँ पर सी क्या होता है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो इसका प्रूफ भी देख सकते हो आप। एफ हमने कोई फंक्शन मानना है। ठीक है, एफ को हमने फंक्शन माना है। ठीक है, उसका एंटी डेरिवेटिव, यानी कि उसका जब एफ को आप इंटीग्रेट करते हो, उसका एंटी डेरिवेटिव करते हो, वो हमने माना है कैपिटल एफ। ठीक है, ये है कैपिटल एफ और ये है स्मॉल एफ। देखो इसका मतलब डी बाई डी एक्स एफ एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एफ एक्स। क्यों, एफ आपने क्या माना है, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव माना है, यानी कि एफ क्या है, एंटी डेरिवेटिव को मैंने आपको बताया था इंटीग्रल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आप इसको f का आपने इंटीग्रेट किया, एफ एक्स डी एक्स करा है, तो आपका क्या आ रहा है, कैपिटल एफ एक्स, यही हम यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, कैपिटल एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यही चीज़ लिखी है, डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यही चीज़ देखो इससे दोबारा रिपीट ये लिखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको हम कर रहे हैं डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ऑपरेट करा दिया हमने, दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ भी डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। सो डी बाई डी एक्स एफ एक्स सिंपल आ गया, और ये एज इट इज चल ही रहा है। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स एफ एक्स को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, स्मॉल एफ एक्स, तो ये लिख दिया। यही तो हमें प्रूफ करना था कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, देखो ये हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, इससे कंफ्यूज ना होना, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा है, यहाँ तो लग रहा है बच्चों। अगर यहाँ डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रूफ होगी। अब हमारा ये वाला प्रूफ करना है, तो ये कैसे करोगे, मैंने अभी आपको बताया कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स को आप एफ डैश एक्स लिख सकते हो, तो एफ डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, अब क्या करा हमने, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया ना अभी, जैसे इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। एक तरह से कैसे समझोगे कि जो डी एक्स है ये यहाँ चला गया अपॉन में, कि क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा क्योंकि डी एक्स भी हटा दिया हमने, स्मॉल एफ एक्स बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला जो एफ डैश एक्स है, यहाँ से क्या हमने
डी एक्स को यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। तो क्या आ गया, एफ डैश एक्स डी एक्स, डी एक्स आया तो इंटीग्रेशन का साइन भी आएगा, क्योंकि इसका मतलब यही है कि इंटीग्रेट कर रहा हो आप एफ डैश एक्स को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ सी क्या होगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी सेकेंड, ठीक है। देखो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, कुल मिला के पता है इनका ज़्यादा प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, होता क्या है इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में, क्या रिलेशन होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। तो समझ आया ना आपको कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मैंने हिंदी में भी लिख दिया, अगर कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है तो, कि निम्नलिखित परिणामों के संदर्भ में, यानी कि जो ये परिणाम है दोनों, इनके संदर्भ में अवकलन और समाकलन के प्रक्रम एक दूसरे के व्यतिक्रम होते हैं। व्यतिक्रम यानी कि इनवर्स होते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, टू इंडिफाइनाइट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्वलेंट। देखो दो हमने कोई इंडिफाइनाइट इंटीग्रल लिए, ठीक है, जिनका डेरिवेटिव हमने सेम लिया है, सेम डेरिवेटिव। उसका मतलब क्या हुआ कि वो सेम फैमिली के कर्व्स को, यानी सेम फैमिली के कर्व्स को लीड करेंगे, यानी उससे जैसे बिलोंग करेंगे, ठीक है। एंड वो दोनों इक्वलेंट होंगे, इक्वलेंट होंगे यानी कि बराबर होंगे, एक तरह से ऐसा समझो। देखो हिंदी में कैसे समझ सकते हो आप, ऐसे दो अनिश्चित समाकलन जिनके अवकलज समान है, यानी कि कोई हमने दो फंक्शंस लिए हैं, ठीक है, तो उनके हमने अवकलज यानी कि उनके डेरिवेटिव हमने इक्वल लिए, तो वो वक्रों के एक ही परिवार को प्रेरित करते हैं। यानी कि अभी आप प्रूफ पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल लग रही हो, समझ नहीं आ रही हो कि क्या पढ़ रहे हैं हम, ये बकवास था, हटाओ। तो स्टूडेंट प्लीज स्किप मत करना, हटाना मत, प्रूफ देखो समझ आ जाएगा। प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है आपको ये हर चीज लाइन का मतलब कि इसका प्रेरित क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा, हटाओ, नहीं, आप समझो प्रॉपर्टी कहना क्या चाह रही है, ठीक है। और इस प्रकार समतुल्य यानी कि बराबर होंगे। अब देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, प्रूफ देखो इसका। कोई एफ और जी हमने कोई दो फंक्शन माने, ठीक है, किस तरह से कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू है डी बाई डी एक्स इंटीग्रेट जी एक्स डी एक्स। क्यों, देखो हमने बोला था टू इंडिफाइनाइट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव। दो कोई आपने फंक्शन लेने हैं, ठीक है, उनका पहले इंटीग्रल करो, तो जब इंटीग्रल करने के बाद जब उनका डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि सेम डेरिवेटिव बोल रहे हैं ना, जब उनका डेरिवेटिव करोगे तो वो इक्वल है, ठीक है। तो हमने यही करा, दो हमने फंक्शन ले लिए एफ एक्स और जी एक्स, उनका हमने पहले करा इंटीग्रल, इंडिफाइनाइट इंटीग्रल हो गया, अब उनका करना है डेरिवेटिव, तो डी वाई डी एक्स, इधर भी डी वाई डी एक्स, ये हमें दे रखे हैं सेम सेम डेरिवेटिव, ठीक है। देख लो यहाँ भी यही है, ऐसे दो अनिश्चित समाकलन जिनके अवकलज समान है, तो इन दोनों को हमने समान ले लिया, अवकलज अवकलज यानी कि इनका दोनों का डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, एक साथ लिख लिया हमने एफ एक्स डी एक्स, इसको इस साइड लिया है तो माइनस जी एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया जीरो। अब देखो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन है जो अंदर वो कांस्टेंट है। क्यों, हम जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इसका मतलब जो ये अंदर फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये क्या है, इज इक्वल टू सी, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, वेयर सी इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है वो। देखो अब इसको जी एक्स को इस साइड भेज दो आर एच एस में, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, जी एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस सी। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर सी की वैल्यू कोई भी हमने क्या कहा, रियल नंबर, सी की वैल्यू फिक्स तो नहीं किया ना हमने कि जैसे सी की वैल्यू हमने कह दिया वन ही होगी या फिर टू ही होगी, नहीं, टू थ्री फोर वन टू सिक्स कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक फैमिलीज ऑफ कर्व बनेगा, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू काफ़ी कुछ चेंज हो रही है, हमने कोई फिक्स नहीं करी है, इसीलिए कहा है सो द फैमिलीज ऑफ कर्व इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन, जहाँ सी वन का है कोई भी रियल नंबर आर से बिलोंग करता है, आर क्या डिनोट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और जी एक्स डी एक्स प्लस सी टू भी जहाँ का बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, आर आइडेंटिकल, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब समतुल्य या फिर समान, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, समान यानी कि इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ एक्स डी एक्स और जी एक्स डी एक्स है ये भी इक्वलेंट होंगे। इस इक्वल मतलब क्या है कि एफ एक्स डी एक्स और जी एक्स डी एक्स ये दोनों बराबर होंगे एक तरह से, ठीक है। ये जो चीज़ हमने ऊपर लिखी थी ना अभी, देखो ये एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स प्लस सी, इसका मतलब यही है कि यहाँ हम कह रहे हैं ना ये इक्वलेंट है, इसका मतलब आप लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में कि एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स, ठीक है। समतुल्य का मतलब यही है, इक्वलेंट का मतलब यही चीज़ है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है।
तो हमने इस थ्योरम में समझा क्या क्या प्रॉपर्टी थी हमारी, ये प्रॉपर्टी हमारी ये थी, यदि कोई तुम्हें दो फंक्शन दे रखे हो, उनका इंटीग्रल कराओ, पहले उनका इंटीग्रेशन करो और फिर उनका डेरिवेटिव यदि इक्वल दे रखे हैं, यदि ये हमें चीज़ दे रखी है तो इसका मतलब है जो ये फंक्शन है ना अंदर डी एक्स के डी बाई डी एक्स के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स ये भी बराबर होंगे। ठीक है, समझ आया ना। यानी कि इंटीग्रेशन का यदि हमें तुम्हें डेरिवेटिव बराबर दे रखा है तो इसका मतलब है जो अंदर इंटीग्रेशन है ना ये भी बराबर है। क्यों, हम यही चीज़ तो लेके चले थे, हमने क्या प्रूफ करा, ये इंटीग्रेशन वाला। ठीक है, समझ आया। देखो थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स पे कंप्लीट पे इंटीग्रेशन लग रहा है, तो प्रॉपर्टी होती है कि आप इनको अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, आप इंटीग्रेशन को फंक्शन पे अलग अलग अप्लाई कर दो। इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका प्रूफ नहीं बताया स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंपल। देखो ऐसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर यानी रियल नंबर के को हमने रियल नंबर मान लिया। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स। के कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर है, ये इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है। ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर है, तो इसे आप बाहर लिख सकते हो। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ एक्स के फलन का, एक्स के फंक्शन का जो कि एफ एक्स है, तो के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका बचा, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपल है, इसका भी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, बट अब ये प्रॉपर्टीज याद रखिए। देखो अगर अब यहाँ पे तो हमने क्या करा है, ये कोई दो फंक्शन ले लिए और यहाँ कोई एक रियल नंबर के ले लिया। यदि इन दोनों प्रॉपर्टी को आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो, जनरल फॉर्म में यानी कि यहाँ पे दो ना लेके और यहाँ पर एक ना लेके आप कुछ नंबर लो, जैसे 1 to n का कुछ फाइनाइट नंबर लो। ठीक है, 1 to n लिया हमने, तो उसके लिए भी आप क्या लिख सकते हो इनको, देखो मैं बताती हूँ, इस तरह से लिख सकते हैं आप। थर्ड प्रॉपर्टी में हमारा क्या था, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स हो तो एफ वन एक्स पे अलग इंटीग्रेशन लगा दो और एफ टू एक्स पे अलग लगा दो। तो देखो यहाँ ये चीज़ तो करी है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स अलग लगा दे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स अलग लगा दे। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या थी, तो कॉन्स्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो देखो यहाँ वो भी बाहर आ चुका है, यहाँ पे के वन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर था यहाँ, और यहाँ के टू इंटीग्रेशन के साइन के अंदर था, जो वो भी बाहर आ गया। तो हमने यही चीज़ बताई अभी आपको कि थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने लिखी है ना, उनको जर्नलाइज फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो आप। यहाँ हमने जो फंक्शन लिए हैं वो हमने n तक लिए, 1 to n फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस लिए और फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स लिए 1 to n। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो फाइनाइट नंबर को। थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने दो फंक्शन लिए थे और एक कांस्टेंट लिया था, यह हम जनरलाइज फॉर्म में लिखा है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो ना, जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, जो आज करेंगे हम या आने वाले और लेक्चर्स में करेंगे, तो स्टूडेंट्स मैं कह रही हूँ आपसे एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपसे होंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ लेक्चर्स में वो कर लीजिए तो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे एनसीईआरटी का, सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ठीक है, बट इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, जो बीच बीच में मैं रूल बताऊंगी उनको फॉलो करते जाइए और क्वेश्चंस करते जाइए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, मैं पहले वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ आपको। यदि कोई बच्चा फर्स्ट बार इस लेक्चर को देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो प्लीज़ पहले वाला लेक्चर देख लीजिए बच्चे, आपको वहाँ से फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, उनसे लिख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, उनसे उनसे रिलेटेड हमने वहाँ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, आज भी करेंगे, तो वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल ईजी लेंगे, देन धीरे धीरे हमारा बढ़ता जाएगा लेवल। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इंटीग्रेट करिए 4x⁵ dx को। सिंपल है, मैंने आपको वहाँ इंटीग्रेशन बताया था, किसका बताया था, x⁴n का क्या होता है इंटीग्रेशन, x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया ना प्रॉपर्टी इसीलिए बताई थी मैंने आपको कि कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है तो बाहर आ जाता है, क्वेश्चंस में यूज हो रही है प्रॉपर्टी। ठीक है, सो 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx। ठीक है, 4x⁵ का क्या होगा, n होता है तो क्या आता है यहाँ n+1 अपॉन n+1, यानी कि 5+1 6, सो x⁵ अपॉन n+1 यानी कि x⁵ प्लस c। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आंसर कितना आ गया हमारा 2/3 x⁵ प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2 sin x
dx। इसका क्या होगा बताइए। यदि आपको फॉर्मूलाज याद है स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं, यदि आपने पहला वाला लेक्चर देखा है। देखो आपको बता देती हूँ दोबारे। साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट्स। तो देखिए दो क्या है, कोई भी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, सो दो साइन एक्स का क्या बताया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, यह हमारा आंसर आ गया। माइनस को बाहर ले लो, -2 cos x प्लस सी। आंसर कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर x प्लस 2 dx। देखो ये अच्छा क्वेश्चन, कैसे करोगे इसको। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले वाला। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स, याद करिए। ए की पावर एक्स का मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि ए की पावर एक्स डी एक्स। ए यहाँ कोई भी कांस्टेंट होता है, इसकी पावर हमें एक्स से रखी है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इज इक्वल टू होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट, मैं हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं बता पाऊंगी क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आप इसलिए पहले वाले लेक्चर्स को देखकर फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ क्या है, ए की जगह 3 और एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस 2। तो क्या होता है ए की पावर एक्स यहाँ पर एज इट इज आ जाता है, मतलब 3 की पावर एक्स प्लस 2 एज इट इज। ठीक है, कंपेयर करते चलो समझ आ जाएगा। अपॉन लॉग ए, इसका मतलब अपॉन लॉग, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 3 अपॉन log 3। ठीक है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। दिस इज आर आंसर। देखा कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया, अगर हमें फॉर्मूला पता होता। अगर फॉर्मूला नहीं पता होता आप कितनी कोशिश कर लो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप इसको याद रखिए इंटीग्रेशन का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, हम कैसे करते हैं, हाँ 1/2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेट कीजिए आप, कैसे करेंगे। देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा सेक स्क्वायर एक्स का। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था tan x सिंपल। सो tan x प्लस सी, दिस आज आर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन जैसे हम करते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। इसका करिए x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन दिया हुआ है हमें x²। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। करिए स्टूडेंट्स, कुछ अलग है, हटके है थोड़ा सा। देखो कैसे करोगे, मैंने आपको कोई डिवाइड वाला फॉर्मूला तो कुछ बताया नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो सिंपल क्या कर सकते हो, x³ है यहाँ और x² है, यानी कि पावर ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है। ठीक है, तो आप सिंपल डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करके देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन x³ अपॉन x² क्या आएगा x प्लस, देखो x² से x² कैंसिल, तो सिंपल क्या बचा 5 प्लस 4x अपॉन x², यानी कि 4 अपॉन x। ठीक है, प्लस 1 अपॉन x²। इसने हमने करना है इंटीग्रेट। ठीक है, अब देखिए सिंपल हम किस तरह से करेंगे। x का हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना x की पावर n का, तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा x का x²/2। ठीक है, प्लस 5 के मल्टीप्लाई में क्या है dx। मैंने आपको बताया था सिंपल इंटीग्रेशन dx का हम क्या लिखते हैं x। ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगा 5x प्लस, देखो अब 1/x का मैंने आपको क्या बताया था log x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 4 तो चल ही रहा है log x प्लस 1/x²। इसका आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, किस तरह से 1/x² है तो x की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -2। तो आप इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। ठीक है, x की पावर -2 dx, यही चीज़ है यहाँ पर 1/x² का क्या लिख सकते हो 1x की पावर -2। ठीक है, ऊपर जाती है पावर तो साइन चेंज होता है, तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं इजीली। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका निकाल के बताया था, कुछ भी नहीं है, एन की जगह -2 रख दीजिए यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों आ जाएगा। बट मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ज़्यादा यूज आता है 1/x² का इंटीग्रेशन, तो आप इसको याद रख लीजिए। क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने, फॉर्मूले से तो आप निकाल ही सकते हैं बट याद रखने को मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्या था 1/x² का -1/x। ठीक है, प्लस हमने यहाँ इंटीग्रेशन किया है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है,
अब कुछ भी नहीं, माइनस को बाहर ले लीजिए। नेक्स्ट में क्या लिख दोगे आप, ये लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 log x माइनस 1/x प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। बट आप चाहते हो कि आपको एग्जाम में टाइम ना लगे तो आप डायरेक्ट याद लिख कर सकते हो कि 1/x² का क्या होता है, -1/x। एग्जाम में टाइम कौन से में नहीं लगे, जैसे बच्चों तो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, जैसे जेई मेंस का, एडवांस का, नीट का, ठीक है, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उनके लिए आपका है फॉर्मूला याद रखने के लिए डायरेक्ट कि मैंने आपको बताया था 1/x² को -1/x होता है। बट यदि आप 12th की बात करते हैं, ठीक है, आरबीएससी बोर्ड की बात करते हैं, सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आप स्टूडेंट्स कंप्लीट करिए फॉर्मूला वाइज। बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखोगे ना तभी अच्छे से नंबर मिलेंगे। आप यहाँ जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना, यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ किया है हमने, x की पावर n वाला। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को लिखिए, फिर वहाँ निकाल के दिखाइए कंप्लीट कि x की पावर -2 का कैसे करेंगे, कैसे n की जगह -2 लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला में। ठीक है, वहाँ कंप्लीट करिए, वहाँ डायरेक्ट मत लिखिए, तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 1 - x इंटू √x dx, इसको इंटीग्रेट करना है हमने। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, सिंपल √x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन √x माइनस x√x। ठीक है, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। देखो इसको आप अंडर रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 माइनस, देखो यहाँ क्या है x की पावर 1, और ठीक है यहाँ क्या है x की पावर 1/2, बेस सेम है, इसका मतलब पावर ऐड हो जाएंगी। सो 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, x की पावर 3/2 dx। ठीक है, अब मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा, यहाँ से ऐसा इसलिए लिखा भाई x की पावर n वाले फॉर्मूले से हम करेंगे। यह n बराबर क्या है 1/2, यह n बराबर क्या है 3/2। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n+1/n+1। सो x की पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2/3/2 माइनस x की पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1 यानी कि 3/2 + 1 यानी कि 5/2। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर 5/2/5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 माइनस 2/5, x की पावर 5/2 प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं e की पावर x log a, ठीक है, प्लस e की पावर a log x, ठीक है, प्लस e की पावर a log a, इसका हमने करना है इंटीग्रेशन। क्या लिखा हुआ है मैं दोबारा बता देती हूँ, e की पावर यहाँ है x log a प्लस e की पावर a log x प्लस e की पावर a log a। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो इज इक्वल टू, देखो पहले आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टीज बताती हूँ। पहले कुछ याद रखिए, log mn, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। ठीक है, log m/n, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। ठीक है, log जैसे 2 है, कोई भी कांस्टेंट तो आप 2 रहने दीजिए, या फिर a ले लीजिए, कोई भी कांस्टेंट है ना, ऐसे लिख लीजिए log a, इसकी पावर x दे रखी है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं x log a। ठीक है, यानी कि पावर अगर log में होती है अंदर, जैसे log a की पावर x है तो ये पावर बाहर आ जाती है log से, x बाहर आ गया log a। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए, log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइन होता है, यानी कि अगर यहाँ है log -x तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, इसको याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्या कि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइन होता है, log -x को आप डिफाइन नहीं कर सकते। log पॉजिटिव x इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बट log -x इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। log -2 हो, log -3 पूछे आपसे
पूछ रहा है कोई कि log -2 की वैल्यू बताना। अरे भाई कैसे बताएं, निकाल ही नहीं सकते, डिफाइन ही नहीं करिए, साइंटिस्ट निकाल ही नहीं पाए, मैथमेटिशियन निकाल ही नहीं पाए कि माइनस की वैल्यू होती क्या है log में। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स क्या, कि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइन होता है, नेगेटिव वैल्यू का हम log नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, याद रखिए। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो हमारे अब यहाँ यूज आने वाली इंपॉर्टेंट क्या, कि log a की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, x log a। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये क्या है, x log a, तो आप इसको क्या लिख सकते हो इस प्रॉपर्टी से जो मैंने आपको बताया अभी, log a की पावर x। ठीक है, x log है, इसको क्या लिख सकते हो, log a की पावर x। तो बस लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन चल ही रहा है, ब्रैकेट e की पावर log a की पावर x। ठीक है, अब देखिए प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर ये पावर ऊपर चल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ई log x की पावर, कांस्टेंट है ना ए कोई कांस्टेंट है यहाँ। ठीक है, x क्या है, कोई भी वेरिएबल, x के रेस्पेक्ट में तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने प्रॉपर्टी से लिख लिया, यही प्रॉपर्टी थी ना, इसी तरह से कि पावर जो ऊपर होती है वो बाहर चल जाती है। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, पावर हमें बाहर दी हुई है, हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो log x की पावर a को क्या लिखोगे, a पावर है बाहर आ जाएगी, a log x। ठीक है, देखिए प्लस, इसको क्या लिखेंगे आप, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, पावर है ना बाहर आ जाती है, तो बाहर है तो अंदर चल जाएगी, पावर में चल जाएगी, e की पावर log a और a की पावर a। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट बंद और dx। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ log की एक और प्रॉपर्टी यूज आ रही है, कौन सी, याद रखिए एक प्रॉपर्टी और, कि log e, और यहाँ भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है e की पावर x या कुछ भी, यानी कि ये बेस e है जो, यहाँ भी e ही आ जाता है, यानी बेस जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ आ जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है सिर्फ x। एक तरह से आप समझ सकते हो इस तरह से कि ये e से e कैंसिल हो गया, यानी कि 1, तो ये जो x है ना पावर, ये बाहर आ गई, तो ये हो गया x। कुछ इस तरह से समझ सकते हो, बट इस तरह से कैंसिल होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप याद रखो, यदि जो चीज़ बेस में है वही चीज़ यहाँ आ जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जो ऊपर लिखा होता है ना पावर में, वही चीज़ हो जाती है x। ठीक है, देखो ये x हो कैसे जाती है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, log e होता है 1। इसका मतलब यहाँ चाहे e हो चाहे यहाँ a b कुछ भी हो, यहाँ हमने बेस e ले रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1, याद रखो, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, यहाँ दोनों सेम है, तो ये x है ना जो पावर में, वो बाहर आ जाएगी। तो क्यों ये बाहर कैसे आ जाएगी, देखो मैंने अभी आपको जो वाला फॉर्मूला बताया ना, इसमें क्या होता है, पावर होती है जो आगे आ जाती है, तो यहाँ क्या है पावर x, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x log e, और e इसकी वैल्यू मैं कह रही हूँ 1 होती है, याद रखो, तो क्या बचा x, इस तरह से। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया, आप ये वाला सिर्फ मैंने जो काटने वाला बताया था ना, सिर्फ सोच सकते हैं कि इस तरह से, बट एग्जैक्ट में क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप क्या याद रखेंगे, log a हो चाहे a यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बेस e है, यहाँ हमने कोई a होगा, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यदि आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, b कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहे हैं, यदि बेस और ये चीज़ जिसका तुम log ले रहे हो वो सेम हो जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी और सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये आपने याद रखनी है, log की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और याद रखिए स्टूडेंट्स, क्या, देखो यदि इस तरह से लिखा है e की पावर log e और x, यहाँ पर क्या था, log e की पावर x था। ठीक है, यहाँ हम कह रहे हैं e की पावर में log e है और x, यानी कि जो बेस है यहाँ, जो log का बेस है ना e, वही बेस हमने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, e सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x। ठीक है, याद रखिए एक प्रॉपर्टी और। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपने क्या याद रखनी है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा यूज आता है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर दी है इसे, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिए, यदि इस तरह से है a, ठीक है, log a x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x ही, ये a की पावर में है। ठीक है, a की पावर क्या है, log a, और log किसका ले रहे हो तुम, x का। ठीक है, इसकी वैल्यू भी होती है x ही, जैसे यहाँ e के लिए बताया था ना, बेस e के लिए, तो ऐसे ही कोई बेस और ले लो e के अलावा, a ले लिया जैसे हमने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इसी की तरह सेम x होती है। ठीक है, देखो कितनी प्रॉपर्टी होगी, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
प्रॉपर्टीज याद हुई। देखो एक प्रॉपर्टी और स्टूडेंट्स याद रखिए, लॉग की प्रॉपर्टीज यदि आपको निकालना है log ए बी, यहाँ बेस क्या है ई, और आप log निकाल किसके रहो ए का, इसको आप लिख सकते हैं log ए अपॉन log बी, यानी कि ऊपर वाले का जिसका आप log निकाल रहे थे ना ए का, ऊपर वाले को सिंपल लिख लो log ए और बी क्या है नीचे, तो बेस में, बट इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि आप log ए अपॉन log बी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और याद रखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, याद रखिए अपने नोटबुक में से इंक्लूड कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखते हैं आप क्वेश्चन। देखो सो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ई लॉग ई, ये बेस क्या है यहाँ पर ई ही है। ठीक है, सो ई लॉग ई, ध्यान रखिए इंटीग्रेशन में जो हम लॉग लगाते हैं ना उसका बेस ई ही लेके चलते हैं हम, 10 या कुछ और नहीं होता है। तो ई लॉग ई की वैल्यू क्या हो गई, एक, मैंने आपको बताई अभी, तो क्या आ जाएगा ए की पावर एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ भी बेस क्या है ई ही, तो ई लॉग ही क्या हो गया एक, एक्स की पावर ए। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसीलिए पहले प्रॉपर्टीज बताई लॉग की, जैसे आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, आपको क्लियरली समझ आए, इसीलिए मैं हर एक चीज़ बताते हुए चल रही हूँ आपको धीरे धीरे। ठीक है भाई, आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो यहाँ भी क्या है, log का बेस ई ही है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये ई log ई एक हो गया ए की पावर ए। ठीक है, इसका हमने करना है इंटीग्रेशन dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ए की पावर एक्स का क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन log है, तो लिख लीजिए यहाँ तो ए की पावर एक्स सिंपल दिया है, ए की पावर एक्स अपॉन log है, प्लस एक्स की पावर ए का क्या होगा, यहाँ पर ए क्या है, जैसे हम इसका किससे करोगे, जैसे हम यहाँ क्या लिखते थे, एक्स की पावर एन का लिखते थे ना आप, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एन क्या होता था, कोई भी नंबर होता था, 1 2 3 कोई भी कांस्टेंट, तो यहाँ में कांस्टेंट क्या दिया है ए, तो इसका क्या कर दोगे, एक्स की पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन। ठीक है, देखिए प्लस ए की पावर ए की पावर ए क्या है, देखो ए की पावर एक्स का तो होता है ए की पावर एक्स अपॉन log है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, यहाँ क्या था हमारा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ क्या है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, हमने इन दोनों के बारे में पता है, फॉर्मूला हमने लिख लिया। यहाँ क्या है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, एक तरह से ये है क्या, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमने सोची 2 है, तो ये होगा क्या कि 2 की पावर 2, या ए की वैल्यू 3 है तो क्या होगा 3 की पावर 3, यानी कोई नहीं कोई कांस्टेंट है, 2 दूनी 4, इसकी वैल्यू 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसकी वैल्यू होगी 27, यानी कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या होता है, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट हो जाता है 0। यहाँ क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ए की पावर ए है, वहाँ क्या था के, तो इससे बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, तो ए की पावर ए को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होती है इसकी वैल्यू x, बता चुके हैं हम आपको पहले फॉर्मूलाज में, तो ए की पावर ए इंटू एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, इसे क्या कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ को कैसे क्लियर करते हुए चलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, इससे और भी अच्छे, इससे अच्छे लेवल वाले हम इसी तरह से क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, ये आज हमारा बेसिक था, मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई और कुछ एग्जाम्पल लिए। ठीक है, इसी तरह से हम धीरे धीरे एग्जाम्पल करते जाएंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपसे कह रही हूँ इतने क्वेश्चंस करेंगे, आप ये कहेंगे कि बस और मत कराइए इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस करेंगे हम इंटीग्रेशन के। ठीक है, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी, उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके क्वेश्चंस में आपको एक एक का सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, बट फिर भी मैं आपसे क्या कहती हूँ कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने में। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको पहले इतने क्वेश्चन करा चुकी होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आपको ऐसे लगेंगे हट कितने ईजी क्वेश्चन है, अरे ये तो हम कर ही लेंगे, इस तरह से कहोगे आप अपने फ्रेंड से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने आपको आज क्वेश्चंस बताए, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू सो मच, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।